नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल शिक्षा दीक्षा विद वीके पर। मैं विपिन, आपका कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटी का फैसिलिटेटर। कल हमने विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की थी, जिसमें हमने संविधान का स्वरूप देखा था, संविधान का वर्गीकरण देखा था और अन्य कई सारे आयामों को भी हमने उसमें एड्रेस किया था, उसमें हमने पहचाना था। आज हमारी जो मुख्य जर्नी है, जो मुख्य यात्रा है संविधान की ओर, भारतीय संविधान की ओर, हम उस पर अग्रसर होंगे और उसमें होने वाले जो विभिन्न पहलू थे या संविधान बनने की जो प्रक्रियाएं रही, हम उन्हें आज एड्रेस करेंगे या आज उन पर हम चर्चा करेंगे। पहले मैं कल की वीडियो पर दो छोटे छोटे डाउट्स रह गए थे, उन्हें क्लियर कर देता हूं। आपने अगर देखा होगा तो कल मैंने बताया था चेक एंड बैलेंस। कल मैंने चेक को गलती से अवरोध बोल दिया था, तो बच्चों आप इसे याद रखेंगे। इसका हिंदी वर्जन होता है परीक्षण एवं संतुलन। यानी मैंने आपको बताया था कल कि ये जुडिशरी होगी, जब शक्तियों का पृथकीकरण बताया था, ये एग्जीक्यूटिव होगी और ये लेजिस्लेटिव होगी। न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका। आप एक बार अगर जिन्होंने नहीं देखा और अगर देखा होगा तो एक बार जरूर देखें। मैंने बताया था कि यदि यह दोनों अपने कार्य क्षेत्र को इनकोच करे, इसका उल्लंघन करे, तो न्यायपालिका हमारे यहाँ वॉचडॉग का कार्य करती है और वो किसी भी कानून का क्या करती है, चेक करती है, यानी उसका परीक्षण करती है और फिर उसमें अवरोध उत्पन्न कर सकती है। इसे आप अच्छे से समझेंगे कल के लेक्चर में। यानी न्यायपालिका को यदि लगे कि कार्यपालिका द्वारा कोई कानून अच्छे से लागू नहीं कराया जा रहा है या विधायिका ने कोई कानून गलत बना दिया है या लोगों की भावनाओं के अनुरूप नहीं है, तो हम इसमें यह देखेंगे कि हम नहीं, न्यायपालिका यह देखेगी कि उसका परीक्षण करने के बाद कि उसमें अवरोध उत्पन्न किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता है। तो बच्चों इसे ही कहते हैं चेक एंड बैलेंस। ये कल की इतनी बात थी। कल एक छोटा सा टॉपिक और रहा था, मैं आपको बता दूं जरा। संविधान संविधान को हमेशा एक ऑर्गेनिक एंटिटी होना चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ, हिंदी वर्जन है इसका जीवंत, जीवंत दस्तावेज। इसका मतलब यह हुआ दोस्तों कि संविधान हमेशा ऑर्गेनिक एंटिटी होना चाहिए। कि जैसे अगर हम भारत के परिप्रेक्ष्य में देखें, हमारा संविधान 1950 में लागू हुआ, वर्तमान में 2020 चल रहा है और आने वाला समय जो भी होगा हम कंसीडर कर लेते हैं 2050। तो दोस्तों ये ध्यान रखना कि जो प्रोविजन 1950 में किए गए थे, हमेशा संविधान को चलायमान होना चाहिए, क्योंकि 1950 की परिस्थितियां अलग थी और वर्तमान में परिस्थितियां कुछ अलग हैं। यदि ऐसा हो कि 1950 में कुछ परिस्थितियां, जैसे मैं कहूं ए और बी, यहां पर कुछ परिस्थितियां ऐसी थी जो आज जरूरी है, उस समय इसमें समाहित नहीं की गई थी, तो 2020 में हम ए परिस्थिति को क्या कर सकते हैं, उसमें समाहित कर सकते हैं, यानी अपने संविधान में समाहित कर सकते हैं। 1950 में यदि बी को हमने शामिल किया था और वो उस समय पर शामिल की गई थी, और यदि आज लगे आज हमें उसकी जरूरत नहीं है, तो हम इसे बी प्रोविजन को या बी
स्थिति को हम क्या कर सकते हैं, वर्तमान समय में इसे क्वेश्चन कर सकते हैं, इसे संविधान से हटा सकते हैं। तो कहीं ना कहीं संविधान में ये गुण जरूर होने चाहिए, क्योंकि आने वाली जनरेशन के अनुरूप आवश्यकताएं अलग होती हैं, उनकी संकल्पनाएं अलग होती हैं, उनकी मूलभूत आवश्यकताएं हो सकता है अलग हो। तो ये सब चीजें आपको देखने को मिलेंगी और हमेशा संविधान को एक ऑर्गेनिक एंटिटी होना चाहिए, यानी जीवंत दस्तावेज होना चाहिए। तो हमारा भारतीय संविधान में ये विद्यमान है, हमारा भारतीय संविधान एक जीवंत दस्तावेज के रूप में जाना जाता है। तो ये कल थोड़े से कुछ डाउट थे। अब आप एक बात और समझ लेना, जैसे 1950 में ए प्रोविजन हमने शामिल किया था, नहीं शामिल किया था उस समय, और वर्तमान में उसे शामिल करना है तो हम उसे 2020 में शामिल कर सकते हैं। अगर 1950 में हमने बी प्रोविजन को शामिल किया था और वर्तमान में हमें लगता है कि उसे एबोलिश कर देना चाहिए, उसे समाप्त कर देना चाहिए, तो हमारी संसद उसे संविधान से हटा सकती है। तो ये होता है एक जीवंत दस्तावेज का उदाहरण, यानी संविधान को हमेशा चलायमान होना चाहिए, समय के साथ अनुरूप बदलता रहना चाहिए, उसका मूल स्वरूप ना बदले। ये भी ध्यान रखना कि हालांकि इसकी चर्चा में जब संविधान का आपको थोड़ा सा बताऊंगा बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में, मूल ढांचा के बारे में, संविधान का मूल ढांचा, मूल प्रकृति नहीं बदलनी चाहिए, अपितु उसकी कुछ प्रोविजन को उसमें ऐड भी किया जा सकता है और उससे कुछ उनके संविधान के कुछ आयामों को हम चेंज भी कर सकते हैं या हटा भी सकते हैं। ये होता है ऑर्गेनिक एंटिटी का। तो इसे आप आई होप अच्छे से समझे होंगे। चलिए आज अपनी बातें शुरू करते हैं भारतीय संविधान के बारे में। देखो दोस्तों, कल भारतीय संविधान, यहां से हमारी मुख्य यात्रा वास्तव में शुरू होती है। आपने ये तो सुना होगा कि भारत अंग्रेजों का गुलाम रहा है। वास्तव में जब हम उसे एक आधिकारिक तौर पर उन शब्दों का चयन किया जाता है जिसमें उसे परिभाषित किया जाता है, तो हम एक शब्द यूज करते हैं, भारत ब्रिटेन का उपनिवेश रहा है। उपनिवेश रहा है किसका? ब्रिटेन का। कौन रहा है? भारत रहा है। तो ये उपनिवेश की स्थिति थी क्या? जब मैं आपको मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ाऊंगा, आधुनिक भारत पढ़ाऊंगा, इसकी विस्तृत चर्चा मैं वहां पर करूंगा, लेकिन वर्तमान में संविधान को बनाने की जरूरत क्यों महसूस हुई, संविधान वास्तव में जरूरत क्यों पड़ी, उसके पीछे इस अवधारणा को समझना काफी महत्वपूर्ण हो जाता है इस परिप्रेक्ष्य में, ताकि हम संविधान को वास्तव में समझें कि संविधान क्यों। मैंने कहा था ना आपको, संविधान क्यों। अभी तक हमने विभिन्न आयामों को जाना, तो हमने संविधान के बारे में जाना, तो संविधान क्यों, कब और कैसे और कहां, तो हम इन्हीं पहलुओं पर चर्चा करेंगे। संविधान की क्यों जरूरत पड़ी भारत को, संविधान कब बना, कैसे बना, कहां बना, इन तीनों सवालों के जवाब हमें वास्तव में मिलने चाहिए, तभी हम संविधान को समझ सकते हैं कि वास्तव में संविधान की जरूरत क्यों महसूस हुई और वर्तमान में संविधान क्या प्रासंगिकता रखता था। और अगर उस समय मतलब कि जब भारत ब्रिटेन का उपनिवेश था, तो तब संविधान की जरूरत क्यों थी, और अगर था तो कैसा संविधान था, अगर कोई नियम कानून थे तो कैसे नियम कानून थे, उन्हें हम समझेंगे। भारतीय संविधान के बारे में मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगा कि भारतीय संविधान को समझने के लिए हमें 3 आयामों को समझना काफी जरूरी हो जाता है। अगर हम उन तीनों आयामों को 1 by 1 स्टेप बाय स्टेप और श्रेणीबद्ध तरीके से समझते जाएंगे, तो मैं पूरी उम्मीद करता हूं
कि आप अच्छे से समझ पाएंगे और मैं जो समझाना चाहता हूं मैं उसे समझाने जाऊंगा आपको। और मेरा पूरा प्रयास रहेगा आपको संविधान के बारे में जो वो 3 विभिन्न आयाम है वो क्या रहे, उनके अंतर्गत किस तरीके के प्रोविजन किए गए, उन्हें हम समझते चलेंगे। तो आइए अपनी चर्चा परिचर्चा को आगे बढ़ाते हुए इसे समझ लेना आप अच्छे से, हो सकता है इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, देखो भारतीय संविधान के बारे में हमें मूल रूप से फर्स्ट नंबर पे हमें पढ़ना है देखो दोस्तों, सर्वप्रथम हम पढ़ेंगे भारत में संवैधानिक सुधार, सेकंड नंबर पे हम आएंगे संविधान सभा और तीसरे में हम आएंगे संविधान बनकर तैयार। यानी अगर मैं कहूं यहां से यहां तक आने में लगा समय, तो यहां से यहां तक आने में लगा समय को हम डिवाइड करेंगे 1773 से 1946 तक। और यहां से यहां तक हमारा संविधान कब बनकर तैयार हुआ, तो 1949 तक, नवंबर। एग्जैक्ट डेट में जब आपको बताऊंगा तब बताऊंगा। और ये प्रक्रिया स्टार्ट होती है दिसंबर से। यहां से 1773 से कहानी स्टार्ट होती है, 1946 तक संविधान सभा का गठन होता है और संविधान बनकर यहां पर तैयार हो जाता है। तो सबसे पहले यदि अगर हमने संवैधानिक सुधार को समझा तो इस पर हमारी पकड़ मजबूत होगी, और अगर इसे हमने अच्छे से समझा तो इस पर पकड़ हमारी मजबूत होगी। तो सबसे पहले हम भारत में संवैधानिक सुधार, या इसकी हम दूसरी हेडिंग भी दे सकते हैं, भारतीय संविधान की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, ये भी हम इसे नाम दे सकते हैं। तो यहां से हम समझना, अपनी पढ़ाई को हम आगे बढ़ाना स्टार्ट करते हैं। इसे आप लिखना चाहे तो लिखें, अदरवाइज का स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो स्क्रीनशॉट आप इसका ले सकते हैं। भारतीय संविधान और पहला टॉपिक है हमारा संविधान की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। इसे समझने से पहले थोड़ी सी मैं आपको एक छोटी सी कहानी बताना चाहता हूं। वर्ष 1765, वास्तव में हमारे यहां ईस्ट इंडिया कंपनी का आगमन हो जाता है 1600 से। थोड़ा सा इतिहास का इसमें आपको झुकाव देखने को मिलेगा, लेकिन आप अगर इसे बेहतर से समझेंगे तो आप आने वाले आयामों को बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी का मैक्सिमम जानते होंगे कि ईस्ट इंडिया कंपनी का हमारे यहां आगमन हुआ 1600 में, और स्थिति 1765 तक आई। 1765 से
1772, 1773, यहां तक स्थिति को पहले हम समझ लेते हैं। दोस्तों, ये वो समय था भारत में जब भारतीय शासकों का वर्चस्व कमजोर हो चुका था, और ईस्ट इंडिया कंपनी कहीं ना कहीं अपनी उन महत्वाकांक्षाओं को, जिसके बल पर भारत को सोने की चिड़िया बोला जाता था, ईस्ट इंडिया कंपनी के मन में वो सारी भावनाएं उछाल मारने लगी थी कि कैसे इस सोने की चिड़िया को, यानी भारत को अगर सोने की चिड़िया बोला जाता था, तो कैसे इस सोने की चिड़िया को वो लूट सके, इसका दमन कर सके। तो यहां से वो कहानी स्टार्ट होती है वास्तव में। और यहीं से ही जब हमारे जो संविधान निर्माता थे, या हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, या जिन्होंने लंबी लड़ाई लड़ी इसके लिए, वो भी अपनी कहीं ना कहीं पृष्ठभूमि यहीं से, उनका भी पृष्ठभूमि चलनी यहीं से स्टार्ट हो जाती थी। दोस्तों, वास्तव में अगर मैं बात करूं कि 1765 की अगर बात करें तो एक संधि होती है इलाहाबाद की संधि, और ये होती है शाह आलम व क्लाइव के बीच। 1765 में। इसे समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि यहीं से ईस्ट इंडिया कंपनी की कहीं ना कहीं जो नींव थी, यहीं से मजबूत होनी शुरू हो जाती है 1765 से। क्योंकि जो अधिकार थे वो ईस्ट इंडिया कंपनी यानी क्लाइव के पास चले गए थे। अधिकार किसके पास गए? ईस्ट इंडिया कंपनी के पास। और जो जिम्मेदारी थी वो किसके पास आ गई? शाह आलम के पास, या अन्य जो भारतीय शासक थे। अधिकार ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने आप लिए और जिम्मेदारी शाह आलम के कंधों पर डाल दी। शाह आलम सेकंड, इसे सेकंड करना, शाह आलम सेकंड। ये मुगल वंश का और मुगल साम्राज्य का एक शासक था शाह आलम, जिसके साथ क्लाइव ने इलाहाबाद की संधि की थी। और यहां से कहानी मेन तौर पर स्टार्ट होती है। अगर आपको अधिकार और जिम्मेदारी में समझ नहीं आ रहा हो तो आप इसे एक उदाहरण से समझे दोस्तों। जैसे मैं कहूं एक क्षेत्र है और उस क्षेत्र में ये क्लाइव है और ये शाह आलम है, और उस क्षेत्र में होगा क्या कि उस क्षेत्र में कुछ उपज पैदा हुई। उस उपज पैदा होने के कारण हुआ क्या कि जो उपज पैदा हुई उस उपज का मुख्य भाग किसने ले लिया? क्लाइव ने ले लिया। यानी इस पर सारे अधिकार किसके हैं? क्लाइव के हैं। और इस उपज, ये जो उपज है, तीसरी चीज जो चीज है, सपोज दैट ये उपज है और ये यहां पर शाह आलम है, तो शाह आलम को जिम्मेदारी दे दी गई कि भाई इसका मजदूरी तू देगा, इसके बारे में जो रखरखाव होगा तू करेगा। लेकिन जब फसल कटने का वक्त आया तो इस फसल को लेकर कौन चला गया? क्लाइव चला गया। और यहीं से दिक्कतें आनी स्टार्ट हुई और यहीं से मेन तौर पर समस्या और ईस्ट इंडिया कंपनी की जो वर्चस्वशाली नीति थी उसने यहां पे कहीं ना कहीं जन्म लिया 1765 से। उम्मीद करता हूं आपको समझ आया होगा। अगर नहीं समझ आया तो आप एक बार कमेंट में जरूर लिखें, मैं पूरा प्रयास करूंगा कल भी आपको इसे समझाने का। अदरवाइज आप इसे इतना समझें कि 1765 में इलाहाबाद की संधि होती है और शाह आलम के पास जिम्मेदारी दे दी जाती है और क्लाइव को अधिकार, यानी ईस्ट इंडिया, क्योंकि जो क्लाइव था वो ईस्ट इंडिया कंपनी का ही बंगाल का गवर्नर था। ये ध्यान रखना।
अब कहानी से आगे चलते हैं थोड़ा, आप देखें एक बार यार, स्क्रीनशॉट लें फिर आगे चलो। देखिए 1765 से 1772 ये वो काल है दोस्तों जब यहां का गवर्नर यानी बंगाल का गवर्नर क्लाइव था। इस समय पर इन 7 सालों में बंगाल पर कहा जाता है कि डाकुओं का राज था, डाकुओं का राज था। और दोस्तों आपको सुनकर हैरानी होगी, हमारे इतिहासकार के.एम. पणिकर साहब ये लिखते हैं कि इस समय में ईस्ट इंडिया कंपनी या क्लाइव ने बंगाल को तब तक चूसा, तब तक उसका शोषण किया जब तक वहां के लोगों का रंग सफेद नहीं हो गया। यानी आपने देखा होगा अगर चोट लगती है तो स्टार्टिंग में ब्लड निकलने से पहले जो स्किन है वो व्हाइट दिखाई देती है। यानी बंगाल के जो लोग थे वहां के लोगों के जिस्म से जब तक खून की एक एक बूंद चूस ली नहीं गई, उनका शोषण इस तरीके से नहीं कर लिया गया, वहां पर अकाल पड़े, वहां पर भुखमरी हो और वहां पर बहुत सारी अन्य समस्याएं व्याप्त होकर अपना सर उठाने लगी, तब तक इन 7 सालों में बंगाल को इतना लूटा गया। इसकी चर्चा पहुंचती है बंगाल, ब्रिटेन, यहां पर। अब ब्रिटेन को लगा कि ईस्ट इंडिया कंपनी वहां पर व्यापार करने गई थी और एकाएक वहां पर ऐसा क्या परिवर्तन हुआ जिसके कारण जो बंगाल के जो गवर्नर थे और वहां पर जो अधिकारी थे वो उनकी जो संपदा में, धन में जो प्रोग्रेस थी वो अकूत होने लगी और वो दिन दोगुनी और 4 चौगुनी उस पर बढ़त हासिल हुई। ये बात पहुंची ब्रिटेन में। अब ब्रिटेन पर इस बात में विचार मंथन हुआ ब्रिटेन की संसद में। संसद में यह सवाल निकलकर सामने आया कि कंपनी जो वहां पर शासन कर रही है वो उसका शासन व्यापार नीतियों के अनुरूप नहीं है। यह बात ब्रिटेन में निकलकर सामने आई और दोस्तों यहीं से ही शुरू होता है संवैधानिक विकास का, संवैधानिक सुधार का कार्यक्रम यहीं से स्टार्ट हो जाता है और ब्रिटेन की संसद के द्वारा एक एक्ट लाया जाता है जिसे कहते हैं 1773 का एक्ट, और इसे वैसे हम कहेंगे रेगुलेटिंग एक्ट। यानी अब भारत में जो ईस्ट इंडिया कंपनी है वो अपनी गतिविधि किस तरह ऑपरेट करेगी ये बात कौन देखेगा? इस रेगुलेटिंग एक्ट के थ्रू ये बात देखी जाएगी कि ईस्ट इंडिया कंपनी की गतिविधियों का इस एक्ट के माध्यम से परीक्षण किया जाएगा, उस पर नजर रखी जाएगी। तो यहां से कहानी स्टार्ट होती है मेन तौर पर, जो मैंने आपको ये लिखा संविधान की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। इसके पीछे दोस्तों बताने का रीजन यही था, इतना सारा बताने का रीजन यही था क्योंकि इसे समझने के लिए ये चीज समझनी ज्यादा जरूरी थी। अब हम आगे बढ़ते हैं और हम चर्चा करते हैं 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट की। इसे नोट डाउन कर रहे हैं।
देखो दोस्तों, एक चीज और समझ लेना, इसे मुझे शुरू में बताना चाहिए था। वास्तव में हम जो ब्रिटेन की संसद की जो पकड़ पढ़ते हैं या उसका जो वर्चस्व पढ़ते हैं, हमारे यहाँ पर जो उसका शासन देखा जाता है, वास्तव में अगर देखा जाए इसके पीछे बताने का एक महत्वपूर्ण रीजन ये भी है कि हम कहते हैं ना कि संविधान में वो सारे बुनियादी नियम होते हैं, संविधान के वो सारे कार्य होते हैं, उसमें सभी नियम कानून होते हैं। जैसे मैंने आपको पिछली क्लासों में बताया, प्लीज अगर जिसने नहीं पिछली क्लासें देखी हो तो आप उन्हें जाकर एक बार जरूर देखें, तभी आपको, क्योंकि चीजें आपको शुरू से लेकर आखिर तक इंटरलिंकिंग मिलेगी। आप अगर आज की क्लास पढ़ेंगे तो आपको पिछली क्लासें जरूर देखनी चाहिए। आप अपनी पकड़ बहुत बेहतर तरीके से बना सकते हो, आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इसकी उपयोगिता भी आप देख सकते हैं। इसमें समझने के लिए हम इसे दो चरणों में बांटते हैं, 1773 से 1858 और 1858 से 1947 तक। इस फेज को कहते हैं हम ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन शासन, और इसे कहते हैं हम ब्रिटिश क्राउन के अधीन शासन। ये दोनों याद रखना, आपको समझने में, याद करने में या पेपर में क्वेश्चन अटेम्प्ट करने में भी आपको इसमें सहूलियत होगी, आपको इजीनेस होगी। ताकि अगर आप इसे इस तरीके से याद रखेंगे कि 1773 से 1858 तक ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन शासन रहा, किस पर? भारत पर। और यहां पर ब्रिटिश क्राउन, इसे ताज का शासन भी बोला जाता है, और किस पर? भारत पर। वो मैं चर्चा करूंगा कि कैसे अलग, इसमें यहां पर क्या डिफरेंस था और यहां पर क्या डिफरेंस था। तो अब खैर हम चर्चा करते हैं 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट की। एक्ट, इसके माध्यम से क्या किया, जो ब्रिटेन की संसद थी, ब्रिटेन की संसद ने भारत की राज व्यवस्था में इंटरवेंशन, हस्तक्षेप करना शुरू किया, यहां से, इस एक्ट के माध्यम से। और सर्वप्रथम गठन किया सीओडी का, सीओडी का फुल फॉर्म है इसकी कोर्ट ऑफ डायरेक्टर। सीओडी का गठन किया गया। सेकंड नंबर, इसमें सदस्य होते थे, ये जानना महत्वपूर्ण नहीं है कि कितने सदस्य होते थे, वो अलग बात है। अगर आपको फिर भी जिज्ञासा प्रवृत्ति है तो आपको जब नोट्स प्रोवाइड कराए जाएंगे तो आप उसमें अच्छे से देख सकते हैं डिटेल आपको। लेकिन आप इतना याद रखिए, क्योंकि सवाल यहीं से पूछे जाते हैं और हम एक्स्ट्रा करने के चक्कर में अपनी जो मूल जरूरतें हैं उन्हें हम खो देते हैं। तो सीओडी। दूसरा क्या किया गया कि बंगाल के गवर्नर को, बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया। अब आप ये भी समझ लें कि बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल क्यों बनाया गया और इसके पीछे रीजन क्या था। इसे आप थोड़ा सा यहां से ऐसे समझें, इधर लिख देता हूं। जैसे वास्तव में था क्या, ये भारत है
और भारत में यहां पर बंगाल है, यहां पर बंबई है और यहां पर मद्रास है। बंबई और ये है बंगाल। ब्रिटेन की संसद ने स्टार्टिंग में क्या था कि 1772 तक, यानी 1765 से भी और 72 तक भी ये जो यहां के जो गवर्नर थे उन्हें फैक्टर कहा जाता था। फैक्टर, फैक्टर। बंबई, बंगाल, मद्रास, 1772 से पहले यहां के जो गवर्नर होते थे उन्हें फैक्टर कहा जाता था। और ये भी गवर्नर यानी ये भी फैक्टर और ये भी फैक्टर और ये भी फैक्टर स्वतंत्र रूप से कार्य करते थे अपने अपने क्षेत्रों में। यानी इनके जो क्षेत्र थे इसमें एक दूसरे का कोई भी हस्तक्षेप नहीं था। ये आप ऐसे समझे कि इसका इसके क्षेत्र में हस्तक्षेप नहीं था, इसका इसके क्षेत्र में हस्तक्षेप नहीं था और इसका इसके क्षेत्र में हस्तक्षेप नहीं था। और इसे नोट डाउन करें आप एक सेकंड। ठीक है बच्चों, दोस्तों, यहां से जब बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया तो ध्यान रखना दोस्तों कि ये अधिकार इनके समाप्त कर दिए गए। मतलब ये जो बंगाल का गवर्नर था इसे गवर्नर जनरल बना दिया गया और अब यह इस क्षेत्र में भी हस्तक्षेप कर सकता था, इस क्षेत्र में भी हस्तक्षेप कर सकता था और दोनों क्षेत्रों में मतलब हस्तक्षेप कर सकता था। यानी इसे सर्वोच्च शक्ति दे दी गई बंगाल के गवर्नर को। इसका मीनिंग यही था कि बंगाल के गवर्नर जनरल को बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया। और इसे हेल्प करने के लिए 4 सदस्यों की नियुक्ति की गई। ये 4 सदस्य भी जान लेना, मानसन, वारवेल, क्लेवरिंग और चौथा है मानसन, वारवेल, क्लेवरिंग और फ्रांसिस। ये 4 सदस्य इसमें नियुक्त किए गए इसे हेल्प करने के लिए। और अपने निर्णय बंगाल का गवर्नर जो अपने निर्णय लेता था वो बहुमत के आधार पर लेता था। मतलब अगर इस गवर्निंग बॉडी में 5 सदस्य हैं तो जिधर 3 का पक्ष होगा निर्णय उधर ही होगा। ये था बहुमत के आधार पर निर्णय लेना। और दोस्तों ये भी याद रखना, पहला जो गवर्नर जनरल हमारे यहां बनकर आया था वह आया था वारेन हेस्टिंग्स। यानी बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था? वारेन हेस्टिंग्स। और इसकी हेल्प के लिए 4 सदस्य कौन थे? मानसन, वारवेल, क्लेवरिंग और फ्रांसिस। ये आपको याद रखना है। इसका आप स्क्रीनशॉट लें या नोट डाउन करें। रोक के फिर मैं आगे बढ़ता हूं। ठीक है दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट दोस्तों इसमें याद रखना 1774 में कैलकाटा में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई और इसके मुख्य न्यायाधीश थे एलिस इम्पे। और इसके साथ 3 न्यायाधीश और नियुक्त किए गए थे जहां पर भारत के मुकदमों की सुनवाई या अंग्रेजों से संबंधित कोई भी प्रक्रिया होती थी उसकी सुनवाई कहां पर होती थी? इसी सुप्रीम कोर्ट के अंतर्गत होती थी।
और सीओडी का गठन मैंने बता ही दिया है आपको। बस इसमें इतना ही याद रखना, एक्स्ट्रा चीजें आप नोट्स में पढ़ सकते हैं, इतना इनफ होगा आपके लिए, इससे ज्यादा सवाल इसमें नहीं पूछेगा। ये भी हाँ, एक पॉइंट और ऐड कर लेना इसमें, कंपनी के कर्मचारियों के निजी व्यापार पर प्रतिबंध लगा दिया गया। कंपनी के कर्मचारियों के निजी व्यापार पर प्रतिबंध लगा दिया गया, क्योंकि और ये किसके द्वारा लगाया गया था? सीओडी के द्वारा, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के द्वारा। क्योंकि कंपनी के कर्मचारी कहीं ना कहीं जो इसके द्वारा बनाए गए नियम कानून थे उनका उल्लंघन कर रही थी, व्यापार नियमों का उल्लंघन कर रही थी, तो इसलिए प्रतिबंध लगा दिया। इतना बहुत है, सफिशिएंट है, आप इतना ध्यान रखिए। अब नेक्स्ट एक्ट आता है 1781 का एक्ट। इसे एक्ट ऑफ सेटलमेंट के नाम से भी जाना जाता है। वास्तव में आपको बताऊं, इस एक्ट में ऐसा कोई खास प्रोविजन नहीं किया गया था, यह सिर्फ 1773 की समीक्षा करने के लिए आया था। अगला एक्ट आता है हमारे यहां 1784 का एक्ट। इस एक्ट को लाने के लिए नॉर्थ लॉर्ड की सरकार इसे लाना चाहती थी, और किन्हीं कारणों से ब्रिटेन में लॉर्ड नॉर्थ की सरकार ब्रिटेन में गिर जाती है, और जिसके कारण लॉर्ड नॉर्थ को इस्तीफा देना पड़ा था, इस्तीफा देना पड़ा था इसके कारण। और फिर आपने इसे आप पढ़ते होंगे पिट्स इंडिया एक्ट के नाम से, इंडिया एक्ट के नाम से। इसलिए इसका पिट्स इंडिया एक्ट इसलिए पड़ा था क्योंकि ब्रिटेन के जो पीएम बने थे वो पिट्स बने थे, और उन्होंने इस एक्ट को पारित किया था, और इसलिए इस एक्ट का नाम कहीं ना कहीं पिट्स इंडिया एक्ट पड़ा था। अब हम एक दो प्रोविजन या प्रावधान क्या किए गए थे इस एक्ट के अंतर्गत भी हम देख लेते हैं। ध्यान रखना, 1781 1773 के कार्यों का परीक्षण करने के लिए इसे एक्ट ऑफ सेटलमेंट भी कहा जाता है। 1784 में जो एक्ट लाया जाना था, लॉर्ड नॉर्थ की सरकार ला रही थी, लेकिन ब्रिटेन में गिर जाती है, और जिसके कारण लॉर्ड नॉर्थ को इस्तीफा देना पड़ा था, और फिर इस एक्ट को ब्रिटेन के पीएम पिट्स बने थे, और फिर इसे ये लागू करते हैं, और इसे पिट्स इंडिया एक्ट कहा जाता है। देखो दोस्तों, आप इसका स्क्रीनशॉट लें। इसे समझने से पहले आप थोड़ी सी भूमिका एक और चीज समझें। मैंने आपको स्टार्टिंग की क्लास में बताया था दोस्तों, आप इस बात को याद रखना, पिछली क्लासेस को अगर आप कंसिस्टेंसी के साथ, निरंतरता के साथ फॉलो करेंगे, श्रेणीबद्ध रूप से चलेंगे, तो आपको समझने में, पढ़ने में और याद करने में कभी दिक्कतें होंगी नहीं। 1776 में वहां पर क्रांति होती है और यूएस से आजाद हो जाता है। जब यूएस से आजाद होता है, और मैंने आपको बताया था कि यूएस से किसका उपनिवेश था? ब्रिटेन का उपनिवेश था। तो ब्रिटेन को यह डर महसूस हुआ कि कहीं ना कहीं जैसे यूएस से उसके हाथ से निकला है, अन्य देश भी
उसके हाथ से न निकल जाए। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि लगभग एक छोटे से ब्रिटेन ने लगभग 50 देशों को अपना गुलाम बनाया था, उन्हें अपना उपनिवेश बनाया था। जब कभी मैं आपको इसका मिसलेनियस पार्ट पढ़ाऊंगा तब इसके बारे में मैं चर्चा करूंगा। तो आप इसे फिलहाल इतना ही समझें कि भारत भी उपनिवेश था और यूएस से भी आज जो अमेरिका सुपर पावर है वो भी उस टाइम ब्रिटेन का कभी उपनिवेश रहा था। और इसी के लिए 1781 का एक्ट ऑफ सेटलमेंट लाया गया था और उसी के बाद पिट्स इंडिया एक्ट भी इसी का कारण था। एक एक्ट आता है 1784 का, इसमें COD मैंने आपको बताया कोड ऑफ डायरेक्टर, इसके ऊपर एक BOC का गठन कर दिया गया। और किसने किया ये भी ध्यान रखना, संसद। कहां की संसद? ब्रिटेन की संसद। इसने किसका गठन किया? BOC का। और किसके लिए किया? COD के लिए। COD क्या देखती थी? भारत में शासन और प्रशासन देखती थी। तो यहां से कंपनी का द्वैध शासन शुरू हो जाता है। द्वैध शासन का मतलब ऐसे समझे आप कि अगर मैं कहूं ये COD है और ये BOC है। COD को कहा गया आप सिर्फ व्यापार व वाणिज्य कार्यों को ही देखें। और BOC अगर भारत में युद्ध करना है, सीमा का प्रसार करना है, तो इन्हें कौन देखेगा? BOC देखेगी। और जो डायरेक्ट किसके ऑब्जर्वेशन में होगी? संसद के, ब्रिटेन की संसद के ऑब्जर्वेशन में होगी। तो यही था द्वैध शासन। कंपनी का द्वैध शासन यहीं से शुरू होता है, ये ध्यान रखना। COD और BOC कंफ्यूज मत होना। BOC में 6 सदस्य थे, ये भी ध्यान रखना। अब कंपनी का जो द्वैध शासन है, नोट करके लिख लेना चाहिए इसे एक साइड। द्वैध शासन 1884 से 1784 से 1858 तक रहा था कंपनी का द्वैध शासन। ये दोस्तों ध्यान रखना आप, ठीक है। नेक्स्ट एक प्रोविजन इसमें कर दिया, BOC का गठन किया गया किस एक्ट के द्वारा? 1784 यानी पिट्स इंडिया एक्ट के द्वारा। दूसरा प्रोविजन इसमें किया गया कि जो ब्रिटेन के जो अधिकारी हैं अगर उन पर मुकदमा चलाना हो तो कहां पर चलेगा? ब्रिटेन में चलेगा। दूसरा प्रोविजन यह था। और तीसरा इसमें एक और लिख लेना आप, नागरिक मामले व ऐसे लिखना इसे, राजनीतिक मामले व वाणिज्यिक मामलों को पृथक कर दिया गया। ये ध्यान रखना। तो दोस्तों आई होप आज आपको क्लास अच्छी लगी होगी। और अगर कोई भी आपको समस्या रही हो, आपको कोई भी दिक्कत आई हो, तो आप कमेंट जरूर करें। मेरा पूरा प्रयास रहेगा कि आपकी समस्याओं का निस्तारण मैं या तो अगली क्लास में करूं या फिर मैं कमेंट के थ्रू ही, अगर आपको कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है आपका, तो मैं वहां पर उसका जवाब देने का पूरा प्रयास
करूंगा। तो आप आज के लिए इतना ही रखें, और इस राजनीतिक मामलों और वाणिज्यिक मामलों को आप जो मैंने आपको पीछे बताया उससे भी समझ सकते हैं कि राजनीतिक मामले मतलब कौन देखेगा, बीओसी देखेगी, बोर्ड ऑफ कंट्रोल देखेगा जिसमें 6 सदस्य थे, और वाणिज्यिक मामले कौन देखेगा, सीओडी देखेगा। तो ये था द्वैध शासन की प्रकृति थी। और कंपनी का द्वैध शासन ध्यान रखना दोस्तों 1784 से 1858 तक रहा। बस आज के लिए इतना ही। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं कल आपके अपने चैनल शिक्षा दीक्षा पर। थैंक यू।